आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 12 जून हफ्ते का पहला दिन सोमवार है। ये मेरा नाम खुशबू कुमार और ये है आज का दिन पॉडकास्ट। एनसीपी पार्टी प्रमुख शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। भतीजे अजित पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो कैसे शरद पवार ने एक तीर से दो निशाना साधा है, आज के दिन की शुरुआत इसी से करेंगे और आगे ये भी समझेंगे कि भाजपा के लिए कैसे ये एक मौका है। फिर बात होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच की। फिर एक बड़े मैच में भारतीय टीम चूक गई। वो कौन से बदलाव जरूरी हैं जो नहीं किए गए, तो हार का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। एक्सपर्ट से समझेंगे और आखिर में बात मेंटल हेल्थ की होगी। 8 महीने के भीतर सरकारी हेल्पलाइन पर 1.5 लाख कॉल्स आए हैं। इसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो ये आंकड़े और क्या बताते हैं, एक्सपर्ट से समझेंगे। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइन सुनते हैं सूरज कुमार से। शुक्रिया खुशबू। पुणे में वारकरी भक्तों पर पुलिस का लाठीचार्ज। पुलिस का आरोप जबरन मंदिर में घुस रहे थे। इंडियन आर्मी का दावा, कश्मीर में महिलाओं बच्चों से हथियार सप्लाई करा रही आईएसआई। दिल्ली में बाइक टैक्सी बैन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली हियरिंग में कोर्ट ने केंद्र से मांगा था जवाब। पटना में वंदे भारत एक्सप्रेस का हुआ ट्रायल, जल्द शुरू होगा परिचालन। 14 जून को खाप पंचायतों का हरियाणा बंद, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। पटना में विपक्ष की बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने की घोषणा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का दस्तावेज तैयार। रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता का बिल करेगी तैयार। मिस्र में 27 लोगों को ले जा रही बोट में लगी आग, 3 ब्रिटिश पर्यटक लापता। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तेज बारिश से स्थिति खराब, अब तक 27 लोगों की मौत। महाराष्ट्र की राजनीतिक गलियारों में 8 मई को जो नहीं हो पाया था वो पिछले शनिवार हुआ। भारी मान मनोबल के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार ने पिछले महीने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था, ये साफ करते हुए कि वो जल्द ही पार्टी की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे और बागडोर किसी और के हाथों में सौंप दी जाएगी। पार्टी के 25वें वर्षगांठ के मौके पर यानी 10 जून को आखिरकार एनसीपी के उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी गई। 2 कार्यकारी अध्यक्ष चुने गए, सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल। अजित पवार, जिनकी दावेदारी इस रेस में सबसे मजबूत मानी जा रही थी, नजरअंदाज किए गए। शरद पवार ने कहा कि सुप्रिया सूले और प्रफुल्ल पटेल संसद में रहते हुए जनता के मुद्दे उठाएंगे और अजित पवार राज्य की राजनीति पर ध्यान देंगे। ये बात भी निकल कर आ रही है कि शनिवार को हुई मीटिंग से अजित पवार बिना कुछ बोले बैठक बीच में छोड़कर चले गए। हालांकि बाद में ट्वीट कर उन्होंने शरद पवार के फैसले का स्वागत किया और पार्टी के लिए और मेहनत करने की बात कही। वर्तमान में अजित पवार महाराष्ट्र में विपक्ष की नेता की भूमिका में हैं। शरद पवार के इस फैसले के राजनीतिक पहलू क्या हैं, इसे समझने के लिए हमने बात की मुंबई में मौजूद आज तक रेडियो रिपोर्टर ऋत्विक भालेकर से। जी देखिए, एनसीपी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में शरद पवार मुखिया है, लेकिन पूरे राज्य में, महाराष्ट्र में जो क्षेत्र के वहाँ के जो ताकतवर लोग हैं उनका एक समूह बनाकर ये पार्टी बनी है। यानी सभी ताकतवर लोगों के समूह की एक पार्टी इसे कह सकते हैं। और इसीलिए शायद आज स्थिति ऐसी है कि जब कई सारे विधायक, कई सारे नेता एनसीपी के, जिनके बड़े बड़े शुगर फैक्ट्रीज है, डेयरी फार्म्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उन पर जब ईडी हो या इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही है, तब कहीं ना कहीं वो इस चिंता में है कि क्या वो सरवाइव कर पाएंगे। और ऐसे में सबसे पहला नंबर आता है शरद पवार के जो नेफ्यू है अजित पवार, उन पर भी इसी तरह की कार्रवाई चल रही है। और इसी कारण पिछले कुछ सालों में ये कहा जा रहा है कि अजित पवार जो है ये अब पार्टी से अलग होना चाहते हैं, वो बीजेपी की राह पकड़ना चाहते हैं। लेकिन जब भी उन्होंने इस तरह की कोशिश की है कुछ विधायकों का समर्थन पाकर बीजेपी का दामन थामने की, उस समय उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई है और ये 2 बार हो चुका है। अब शरद पवार जो है ये इस स्थिति में है कि उनको पता है कि कभी ना कभी ये इस तरह का कदम जो है अजित पवार बिल्कुल उठाएंगे। सुप्रिया सूले को और प्रफुल्ल पटेल को एक तरह से वर्किंग प्रेसिडेंट और उत्तराधिकारी के तौर पर उन्होंने जो है घोषणा कर दी है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि उन्होंने अजित पवार को रास्ता दिखा दिया है
वो अगर चाहते हैं पार्टी से अलग होना तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा। ऋत्विक, हमने अजित पवार के बगावती सुर पहले भी सुने हैं, तो क्या जल्द ही उनकी ओर बगावत की एक और कोशिश देखी जा सकती है? शरद पवार ने इसका हल निकालने के बाद ही ये फैसला लिया है। जब तक शरद पवार है और वो पार्टी की कमान संभाले हुए हैं, तब तक उनके खिलाफ जाकर साफ तौर पर कोई बगावत नहीं करना चाहता। हालांकि उनका ये मानना है कि शरद पवार को भी मनाया जाए और उनके साथ ही इस प्रकार का अगर कोई निर्णय लेना है तो वो निर्णय लिया जाए। और शायद इसीलिए शरद पवार ने काफी बैलेंस्ड निर्णय लिया है कि उन्होंने सिर्फ सुप्रिया सुले को वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं बनाया, बल्कि अजीत पवार के जो समर्थन में गुट है, जिसके मुखिया एक तरह से प्रफुल्ल पटेल भी है और काफी आला नेता है, उनकी हैसियत बड़ी है और उनके शब्दों को काफी माना भी जाता है पार्टी में। ऐसे नेता को भी उन्होंने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है और कहीं ना कहीं एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है, ताकि अजीत पवार को मानने वाला जो गुट है, उनके समर्थन में जो गुट है, वो भी नाराज ना हो। और क्या ये मौका है दूसरी पार्टी के लिए, मतलब मेरा मतलब भाजपा से है, वो एनसीपी के बड़े नेता को अपने पाले में खींचकर महाराष्ट्र में अपनी जमीन थोड़ी और बड़ी करना चाहेगी? जी देखिए, बीजेपी की तो फिलहाल स्थिति ऐसी है कि उन्होंने शिवसेना में पड़ी फूट के बाद एकनाथ शिंदे और उनके 40 विधायकों को लेकर सरकार तो बना ली है, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकल बॉडी इलेक्शंस हो या सिविक कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हो, जो लगभग 1 साल के भीतर आने वाले हैं, ऐसे में उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा कि हम इस शिवसेना गुट में यानी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में जो है सरकार फिर से बना पाएंगे या भारी संख्या में हमारे विधायक हो या हमारे सांसद हो वो चुनकर आ सकते हैं। उनके फीडबैक, उनके सर्वेज यही बता रहे हैं और ऐसे में उनको अगर और ताकत की जरूरत है। वो कहते हैं अपने आप को डबल इंजन की सरकार, लेकिन शायद उन्हें लग रहा है कि तीसरे इंजन की भी महाराष्ट्र में जरूरत पड़ सकती है और ये तीसरा इंजन जो है ये अजीत पवार के रूप में उन्हें मिल जाए तो शायद उनके सरवाइव होने के या महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट यहाँ पर संघर्ष कर फिर से अपना सिक्का जमाने में उनको मदद मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋत्विक भालेकर। हालांकि शरद पवार ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये कहा कि पार्टी में ये बदलाव अजित पवार के सुझाव से किए गए हैं, तो इससे अजित पवार की नाराजगी का सवाल ही नहीं उठता। साल 2014 से भारत का आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना फिर एक बार अधूरा रह गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मैच में चौथे दिन जगी आस 5वें दिन हकीकत के धरातल पर ढेर हो गई। इंग्लैंड के दी ओवल ग्राउंड पर मैच के आखिरी दिन भारत को जीतने के लिए 280 रन और ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों की दरकार थी। कंगारुओं ने जीत की शर्त पूरी की और भारतीय टीम को 209 रनों से हराया। ट्रेविस हेड को पहली पारी में 163 और दूसरी में 18 रनों की पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत की ओर से फाइनल में टीम में वापसी किए अजिंक्य रहाणे का प्रदर्शन सम्मानजनक रहा। बाकी पूरी टीम ने फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। WTC के फाइनल में भारत की ये लगातार दूसरी हार है और आईसीसी के टूर्नामेंट में लगातार बड़े मैचों में चूक रही है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज तक रेडियो के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल से ये समझते हैं कि क्या भारतीय टीम पहले दिन के खेल के बाद से ही दबाव में चली गई थी और मैच को पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल किया? बिल्कुल, इस टेस्ट मैच को पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कंट्रोल किया। डे 1 से अगर आप देखेंगे इस खेल को तो फिर 5वें दिन तक ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस, ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा पूरे टेस्ट मैच में। और देखिए जिस तरह से क्रिकेट उन्होंने खेली है, चाहे वो बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग की बात कर लीजिए, हर डिपार्टमेंट में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया चैंपियन की तरह खेल रहा है। भारत पहले दिन से, एक्सेप्ट वो सिक्के की उछाल जो भारत के पक्ष में गया, इसके बाद से तमाम चीज़ें भारत के अगेंस्ट ही रहीं। पहले दिन आपने विकेट एक जल्दी निकाल लिया उस्मान ख्वाजा का, वो एक अच्छी चीज़ रही। इसके बाद से भारत, मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन तक ऑस्ट्रेलिया के पीछे पीछे ही भागता रहा। कभी भी एक भी ऐसा मोमेंट नहीं रहा जहां भारतीय टीम ने लगा कि हाँ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा है, ऑस्ट्रेलिया के माथे पर बल है, ऐसा कभी नहीं लगा। तो डेफिनेटली फिर ऑस्ट्रेलिया चैंपियन बनना डिजर्व करती थी इस टेस्ट मैच में। जी, और इकबाल, अगर हम 3 बड़ी गलतियों को पॉइंट आउट करें इस मैच के बाद, तो वो कौन सी गलतियां हुई भारत की ओर से जिससे ये हार मिली? गलतियों की बात करें तो मुझे लगता है कि 1, 2, 3 या 5 गलतियों की संख्या मैटर नहीं करती।
यहाँ मैटर ये कर रहा है कि भारत की टीम एज ए यूनिट नहीं खेल पा रही है और इसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी की बनती है। भारतीय बल्लेबाजी पिछले 2.5-3 सालों से नहीं चली है। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को अगर आप देखें तो बिल्कुल भी नहीं चल पाए। रोहित शर्मा हो, चाहे वो पुजारा हो, चाहे वो विराट कोहली हो, इवन रहाणे भी इसी चक्कर में टीम से बाहर हुए थे कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन रहाणे उनको ड्रॉप किया गया। कोहली तो कोहली हैं साहब, उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, इंतजार था। और कोहली को ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका सबसे बड़ा क्राउड पुलर है वो। तो भाई यहाँ पर बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा कि अगर आपको पैसे ही कमाने हैं, क्राउड पुलर ही चाहिए, सीरीज की रेटिंग हाई करनी है, तब तो आप विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा सबको खिलाइए। लेकिन अगर आपको भविष्य की तरफ देखना है तो फिर तो ये कमी जो है एड्रेस करनी पड़ेगी कि भाई जो अगर फॉर्म में नहीं है उसको जिस तरीके से आपने रहाणे को बाहर किया, दूसरों को भी बाहर कीजिए। बोलिए जाइए आप जाकर के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, फॉर्म आए वापस आ जाइएगा, हम आपको कंसिडर करेंगे सिलेक्शन के लिए। लेकिन नहीं, जो आपको लगता है कि कमजोर कड़ी है भाई, इस पे हम इस पे गाज गिरा सकते हैं, गाज गिरा दिया आपने। जी, और भारतीय टीम लगातार बड़े मौक़ों पर डिलीवर नहीं कर पा रही है। हम फाइनल सेमीफाइनल तक ज़रूर जा रहे हैं लेकिन उसे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ कमी रह जा रही है आपके हिसाब से? देखिए, भारतीय टीम को अब थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन लेने की ज़रूरत है, मैनेजमेंट को, बीसीसीआई को। बिकॉज जैसा मैंने कहा कि भाई अगर कोई रन नहीं कर रहा है तो वो किस बुनियाद पे टीम में है। आप पिछली बार कोहली की कप्तानी में WTC फाइनल खेले, हार गए। इसके बाद आप इस बार गए, आप हार गए। और इसकी बात सिर्फ ये नहीं है कि आप फाइनल में हारे हैं। इस WTC साइकिल को आप उठाकर देखेंगे तो ओवरसीज हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं है। हम घर में जीत करके हमने अपने पॉइंट्स बनाए और फिर हम WTC फाइनल में पहुंचे। तो ऐसे करके अगर फाइनल में पहुंचेंगे तो फिर तो खिताब तो मुश्किल हो जाएगा भारतीय टीम के लिए। और ये एक मुझे लगता है कि यहाँ एक बहुत ही खराब चीज़ चल रही है। वो ये चल रही है कि भारत शायद फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच नहीं दिखा रहा है। इन्हीं प्लेयर्स के रहते ही 1-2 प्लेयर्स को बीच में लाना चाहिए और फिर टीम बिल्ड करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये 34-35 साल के सारे हो गए हैं। और अगला साइकिल जो WTC फाइनल होगा, अगर टीम क्वालिफाई करती है तो फिर वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए होगा। टेस्ट टीम में बहुत बड़े चेंजेस की ज़रूरत है। उमेश यादव जैसा गेंदबाज भी मुझे लगता है कि अब डिजर्व नहीं करता भारत के लिए खेलना। मुकेश कुमार एक बहुत बढ़िया विकल्प हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको लेकर के आना चाहिए। और भारत ने अनफॉर्चुनेटली कीपिंग स्किल्स तो उनकी अच्छी दिखी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ बैटर बहुत कमियां हैं। मुझे लगता है कि अगर पंत अवेलेबल नहीं है तो उनके इतर भारतीय टीम को सोचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम तमाम बातें ये कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये राहुल द्रविड़ का एरा है, वो करेंगे वही जो चल रहा है। बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस की आप उम्मीद मत रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल हमसे बातचीत करने के लिए। और इस नाकामी ने 6 महीने बाद भारत में ही होने वाले वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर और दबाव बढ़ा दिया है, और जैसे जैसे ये हफ्ते बीतते जाएंगे दबाव और बढ़ता जाएगा। मेंटल हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें बदलती लाइफस्टाइल के साथ पिछले कुछ सालों में बढ़ी हैं। आंकड़े इसी बात की तस्दीक करते हैं। इसमें और इजाफा किया कोविड ने, जब पोस्ट कोविड दिक्कतों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं आई। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में टेली-मानस हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की थी। कॉल करने पर एक काउंसलर आपसे बात करता है और आपके इश्यूज का कमोबेश सोल्यूशन देने की कोशिश करता है, या यूँ कहें कि मदद करता है। आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 8 महीनों के अंदर इस हेल्पलाइन पर 1.5 लाख कॉल्स आए। सबसे ज़्यादा कॉल करने वाले लोग 18 से 45 की उम्र के हैं। फिर 14,000 लोगों ने उदासी, 13,000 ने स्लीप डिस्टर्बेंस और 10,000 ने स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं रिपोर्ट की। सवाल ये है कि 8 महीनों में मेंटल हेल्थ से जुड़े इस हेल्प इनिशिएटिव का इतनी बड़ी संख्या में इस्तेमाल को किस तरह से देखा जाए। मेंटल हेल्थ के केसों में इजाफा माने जाए, ये सरकार की इस स्कीम की सफलता कही जाए जिसके ज़रिए सरकार इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहती थी। ये पूछा मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र बसेरा से। जी, ये दोनों ही चीज़ें हैं। एक तो जो लोग जिनमें स्टिग्मा है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद क्लिनिक्स पे नहीं जा रहे हैं पर्सनली या फिजिकली, तो उन लोगों के लिए एक बहुत बून है, वरदान साबित हुई है टेलीमानस। तो ये है, उनके लिए एक सोल्यूशन है, ऑनलाइन सोल्यूशन है ये।
और दूसरा ये है कि जो इन मेंटल हेल्थ इश्यूज की जो प्रेवलेंस बोलते हैं इन्हें, कि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, बढ़ रहे हैं, और कोविड के बाद में और ज़्यादा बढ़े हैं बिकॉज ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक अप डाउन्स एंड अदर थिंग्स। तो इसके कारण नंबर भी बढ़े हैं, और उनका सरकार ने एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया है हेल्प के लिए, और ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है, जैसे कि आप बता रहे हैं डेटा। डॉक्टर साहब, जैसे हमने देखा इस रिपोर्ट में कि उदासी और नींद की कमी जैसी जो परेशानियां हैं वो टॉप पर हैं। आम परसेप्शन में अब तक हम स्ट्रेस और एंग्जाइटी को ही परेशानियां समझते हैं, तो ऐसे में ये हमारी सोसाइटी के मेंटल हेल्थ को लेकर एक जनरल अवेयरनेस के बारे में क्या बताता है, और इन समस्याओं पर हमें कितना गंभीर हो जाने की ज़रूरत है? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। स्ट्रेस और एंजाइटी मतलब एक तरह से मान लीजिए कि बज़ वर्ड हैं, ठीक है, कि ये इसलिए ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं कि इनको लेके स्टिग्मा थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, कि अपन कोई बोलें कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो उसको लोग उस नज़रों से नहीं देखेंगे, कि या इसके मतलब कोट एंड कोट नॉर्मलाइज किया है इन वर्ड्स को, जो कि अच्छी बात है। जिसको लेके मतलब एक स्टेपिंग स्टोन है कि कम से कम ये 2 वर्ड तो जो हैं वो उसे हम बताने लगे हैं, इसके थ्रू एक्सप्रेस करने लगे हैं। चाहे वो स्ट्रेस वो बोल रहे हैं कि वो स्ट्रेस में, हो सकता है कि वो डिप्रेशन हो सकता है कि कुछ और चीज़ हो। तो जो आपने तीसरी चीज़ बताई, सैडनेस एंड स्लीपलेसनेस, सैडनेस भी इसी तरह का एक बहुत मेन इशू है, और सैडनेस इज डिप्रेशन का एक की कंपोनेंट है, एक मेन फीचर है। जब डिप्रेशन होता है तो सैडनेस होता ही होता है। तो इस चीज़ को लेके डेफिनेटली वन ऑफ द कॉमन मेंटल डिसऑर्डर है एंजाइटी डिसऑर्डर के बाद में। तो उसमें अराउंड 15% लोग जो हैं इस दुनिया भर में कभी न कभी उनको डिप्रेशन हुआ होता है। तो डिप्रेशन का एक मेन कंपोनेंट है सैडनेस, तो इसलिए ज़्यादा लोग आजकल बात कर रहे हैं सैडनेस पे। और स्लीपलेसनेस या जिसे इंसोम्निया भी बोलते हैं, वो किसी भी मेंटल हेल्थ इशू में हो सकता है। वो स्ट्रेस में हो सकता है, एंग्जाइटी में हो सकता है, डिप्रेशन में हो सकता है, या नॉर्मल एडजस्टमेंट इश्यूज में हो सकता है, या स्किज़ोफ्रेनिया से लेके सीवियर मेंटल हेल्थ, किसी में भी। ये तो एक कॉमन चीज़ है, जैसे फीवर है ना, फीवर किसी भी फिजिकल इलनेस में आ सकता है, वैसे एक सिम्टम है इंसोम्निया, जो कि किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशंस में आ सकता है। तो हाँ, तो स्ट्रेस में इंसोम्निया, सैडनेस, एंजाइटी, ये सारे सिम्टम्स हैं काफ़ी सारे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, इन 8 लाख लोगों में से जिन्होंने मेंटल हेल्थ की समस्या को सुलझाने की कोशिश की, इसमें सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो पुरुषों की है। ये अंतर क्या परेशान करने वाला नहीं है? क्या ये माना जाए कि महिलाओं के मन में अपनी इन समस्याओं के लिए झिझक ज़्यादा है? हाँ, ये डेटा है जो आया है, तो थोड़ा सा गौर करने लायक है, क्योंकि डिप्रेशन और एंजाइटी का जो प्रेवलेंस है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल्स। लेकिन हेल्प सीकिंग टेंडेंसी जो है वो अभी जैसे कि मेल्स ने ज़्यादा की है, तो इसे पता कर सकते हैं, या तो उनमें अवेयरनेस ज़्यादा है मेल्स में, और सेकंड जो अपॉर्चुनिटी है, या उन्होंने ये कदम उठाया है कॉल करने का या हेल्प सीख करने का, ये उसमें उन्होंने ज़्यादा किया, या उन तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पहुंची है, क्योंकि महिलाएं अभी भी जो हैं वो उन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, या इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के ज़रिए जो हैं वो कम है डायरेक्टली, क्योंकि वो घरों तक सीमित हैं, अपना काम करती हैं, या वो उन्हें हो सकता है कि उन्हें टाइम नहीं मिल पाया हो। तो इसके कारण जो है हमें देखने पड़ेंगे। पर यदि ऐसा है तो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है कि एक्चुअल डेटा जो है सोसाइटी लेवल पे डेटा मेंटल हेल्थ इश्यूज वुमेन में ज़्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी पुरुष जो हैं ज़्यादा कॉल कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं महिलाएं जो हैं इस सेवा से वंचित हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक सरकारी आंकड़ा ये भी कहता है कि भारत की 6 से 7% आबादी मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रही है। तो अगर आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं या खुद भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो एक्सपर्ट से संपर्क करें और दूसरों की मदद करें। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने आज के अखबार सेगमेंट की तरफ। मेरे साथ सूरज कुमार जुड़े हुए हैं सुबह सुबह देश दुनिया के कई सारे अखबार पढ़कर। गुड मॉर्निंग सूरज। तो बताइए सबसे पहले देश के ही अखबारों का हाल। खुशबू, गुड मॉर्निंग। द पायनियर अखबार की पहली हेडलाइन, अध्यादेश दिल्ली के लोगों का अपमान, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है।
तो इस बैकग्राउंड ये है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कई मामलों में कार्यकारी नियंत्रण दिया। उसमें एक अफसरों का, अधिकारियों का तबादला भी शामिल है। लेकिन 19 मई को अध्यादेश के जरिए केंद्र ने तबादले का जो नियंत्रण है उसे बदल दिया और जो भार है उसे एलजी के हाथों में सौंप दिया। अब इसी को लेकर कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली आयोजित की। इसमें कपिल सिब्बल मौजूद थे, भगवंत मान मौजूद। एक तस्वीर एशियन एज में दिखाई देती है जहां वो फारूक अब्दुल्ला के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज सारे अखबारों की ये स्टोरी लीड छपी हुई है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है कि ये जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की है। अच्छा, ठीक इसके बगल में ये खबर है कि 9 साल सरकार ने जिस स्पिरिट से इस देश को चलाया है उससे लोगों का भरोसा सरकार में बढ़ा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कल कही है ट्वीट करके। गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आया है कि 9 साल में देश का सम्मान और सुरक्षा बढ़ी है। एक खबर दैनिक भास्कर पे ये है कि पुणे में वारकरी भक्तों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है क्योंकि पुलिस का ये आरोप है कि वो जबरन मंदिर में घुस रहे थे। संजय राउत जो कि शिवसेना उद्धव गुट के मेंबर हैं, नेता हैं, उनका कहना है कि ये औरंगजेब से अलग नहीं है। और दिल्ली में जो बाइक टैक्सी बैन हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। पिछली हियरिंग में कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था, तो आज केंद्र इसका जवाब देगी। इसके अलावा बालासोर हादसा जो था उसको लेकर अपडेट ये है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम से छेड़खानी की सीबीआई जांच कर रही है। और ओडिशा रेल हादसे में कोरमंडल एक्सप्रेस को मैनुअली लूप लाइन पर भेजे जाने का शक और ज्यादा गहरा रहा है। इसके अलावा 14 जून को खाप पंचायतों का हरियाणा बंद है। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। रोड, रेल, फल, सब्जी सप्लाई बंद रहेगी। पुलिस ने यौन शोषण के सबूत मांगे हैं। अब ब्रिजभूषण की बात आई है तो एक खबर है जो एशियन एज में छपी है उन्हीं को लेकर। उन्होंने कल एक रैली में बयान दिया। बयान ये कि 2000 लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के केसरगंज से वो लड़ने वाले हैं। हालांकि उन्होंने जो WFI का चुनाव होने वाला है उसको लेकर कोई स्पष्टीकरण या किसी तरह की बात नहीं की है। और 4 पहलवान जो हैं उन्होंने पुलिस के सामने विजुअल एविडेंस ऑडियो शेयर करके ब्रिजभूषण पर आरोप लगाए हैं और इसके बाद ये दावा किया है कि जो आरोप है वो और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जनसत्ता अखबार के पहले पन्ने पर सूरज लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला का एक बयान है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर में ISI जो है वो आतंक में महिलाओं, किशोरों को शामिल करने की साजिश रच रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल का ये कहना है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों की तरफ से कम्युनिकेशन के जो बेसिक टूल्स हैं उसके इस्तेमाल में कमी आई है और इसी बीच ISI जो है वो ये काम कर रहा है कि हथियार और संदेश ले जाने के लिए महिलाओं और किशोरों का इस्तेमाल कर रहा है। जी खुशबू, और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु में ये कहा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें देकर देखें और इसका जो प्रभाव है वो राज्य पे दिखना शुरू हो जाएगा। इस खबर के अलावा एक तस्वीर है हिंदुस्तान टाइम्स पे नोवाक जोकोविच का। टेनिस खिलाड़ी हैं, स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने कल 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है और 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली ये पहले टेनिस खिलाड़ी बने हैं और इस साल का इनका ये दूसरा ग्रैंड स्लैम है। खुशबू, एक खबर राजस्थान से भी है। सचिन पायलट ने कहा है कि ना पहले पीछे हटा था ना अब हटूंगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अलग राजनीतिक दल बनाने की अटकलों पर अब तक चुप्पी साध रहे हैं और उन्होंने ये कहा है कि वो अभी भी अशोक गहलोत से मांग कर रहे हैं कि वो वसुंधरा राजे पर एक्शन ले, उनके घोटालों की जांच करवाए। और खुशबू, अमृतसर से अहमदाबाद इंडिगो का एक फ्लाइट जा रहा था लेकिन चलते चलते वो रास्ता भटक गया और आधे घंटे तक पाकिस्तान की हवाई सीमा में रहा। वो लाहौर और गुजरांवाला के आसमान में घूमता रहा। हालांकि उसने बाद में सुरक्षित रूप से भारतीय सीमा में प्रवेश कर लिया। और उत्तराखंड के जोशीमठ से खबर हिंदुस्तान टाइम्स में है कि वहां पे प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गए हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चालू हो गया है। हिलंग मारवाड़ी बाईपास रोड को लेकर जो प्रोटेस्ट है वो शुरू है। प्रणित्य उद्योग व्यापार मंडल इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है। खुशबू, कल स्पोर्ट्स की दुनिया से 2 खबरें आई, एक निराशा भरी और एक खुशी देने वाली थी। निराशा की बात ये कि एक बार फिर से दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर जो टीम इंडिया है वो नाकाम हुई। WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया और एक बार दूसरी बार फिर से जो भारत है वो
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब से वंचित रह गई। दूसरी जो खुशखबरी थी वो थी हॉकी से आई थी। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी जो है उसका खिताब कल जीत लिया। 4 बार की चैंपियन थी दक्षिण कोरिया, उसको 2-1 से हराया। जी खुशबू, और विदेशी खबरों की अगर बात करते हैं तो बीबीसी की स्टोरी है कि न्यूयॉर्क में स्ट्रीट पार्टी के दौरान हिंसा भड़क गई, 13 लोग इसमें घायल हो गए हैं। इसके अलावा ब्रिक्स देशों में पाकिस्तान शामिल होना चाहता है। भारत, चीन भी इसके सदस्य हैं। अमेरिका और पश्चिम देशों को टक्कर देने के लिए ये संगठन बना था। लेकिन बीबीसी में एक पूरी रिपोर्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ऐसा चाहता है, और ये पेशकश जो है वो सऊदी अरब, ईरान ने की है, जिसमें पाकिस्तान समेत 19 देश शामिल हैं जिन्हें वो ब्रिक्स का सदस्य बनाना चाहता है। वहीं ताइवान में चीन को पहली बार जवाब दिया गया है। 10 चीनी फाइटर जेट्स एयर स्पेस में घुसे और ताइवान की एयरफोर्स ने इसका पीछा किया तो फिर वो लौट गए। थैंक यू सो मच सूरज। और अब चलते चलते जान लेते हैं 12 जून का इतिहास। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई थी, और यही फैसला इमरजेंसी का कारण बना था। और 1964 में दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को आज ही के दिन आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। तो आज के दिन में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर लिखकर। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, नंबर है 9953323303। हमारे पॉडकास्ट आज तक रेडियो के पेज के अलावा आपको स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, जियो सावन पर भी मिलेंगे। आज का दिन प्रोड्यूस किया था कुंदन कुमार ने। साउंड मिक्सिंग का जिम्मा था नितिन रावत के पास। खुशबू कुमार के साथ थे आप। नमस्कार। The World Test Championship Final, India's second shot at a coveted title against Australia. It doesn't get bigger than this. The sledging room is as excited as you are. Since this is no ordinary test match, why not settle for something extraordinary with us? So in the run-up to the WTC final, the sledging room will be hosting special episodes. Catch us on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other audio streaming platforms. Tune in now.